हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, आज हम नदियाँ, झील और आर्द्र भूमियाँ, तो उत्तर प्रदेश में जो भी नदियाँ हैं, यहाँ पर जो झीलें हैं और जो आर्द्र भूमियाँ हैं, इससे संबंधित जो भी आयोगों ने प्रश्न पूछे हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन और वन्य जीव। तो हमने देखा था कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसमें से जो कुल इसका क्षेत्र है, मतलब वनों का जो क्षेत्र है, अभिलिखित जो क्षेत्र है, वो पूरा जो हमारा क्षेत्रफल है उसका 7.24% थे। इसके साथ हमने देखा था कि अब उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो होने वाले हैं। और जो नए टाइगर रिजर्व्स में से हमने देखा था कि जो हमारा एक सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, या घोषित करने की उसकी वो है प्रक्रिया है। तो उसमें से जो बलरामपुर है, गोंडा, श्रावस्ती, ये ज़िले शामिल थे। इसके साथ हमने इसके पहले जो निर्धारित किया गया था रानीपुर नाम का टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट के पास में है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अब आज देखिए हम यहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं, झीलें क्या हैं और आर्द्र भूमियाँ कौन सी हैं इधर पे, इससे संबंधित जो भी टॉपिक के जो प्रश्न हैं ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी जो है वो तो गंगा है, बाकी यहाँ पर यमुना भी है। इसके साथ झीलें हैं, तो यहाँ कृत्रिम झीलें और प्राकृतिक झीलें कुछ यहाँ पर मिलती हैं। आर्द्र भूमियाँ, देखिए आर्द्र भूमियाँ जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सेकंड नंबर पे आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मतलब नंबर ऑफ़ जो वेटलैंड्स हैं, यानी कि आर्द्र भूमियाँ हैं, उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है किसमें है, सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे तमिलनाडु है। और पूरी यदि बात की जाए तो अभी जब हम देख रहे हैं, आज ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 89 जो रामसर साइट्स हैं या आर्द्र भूमियाँ हैं पूरे भारत में, ये यहाँ पर हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हैं ये 10 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में 10 हैं। इसके साथ देखिए, अभी कुछ ही समय पहले एक वो मनाया गया है, यानी कि रामसर दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है कब, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि एक कन्वेंशन हुआ था। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और ये ईरान में एक कन्वेंशन था। ये क्या था कि ईरान में एक ये कन्वेंशन हुआ था और ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये संरक्षित की जाएं। अब देखिए, आर्द्र भूमियों के बारे में थोड़ा और अगर हम जानें तो आर्द्र भूमियाँ दरअसल होती क्या हैं। आर्द्र भूमियाँ एक मिड क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी निकल के आई और यहाँ पर एक ये दलदली क्षेत्र बन गया। इसके बाद फिर ये नदी यहाँ नीचे निकल के गई। तो आर्द्र भूमि, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र जो है आर्द्र भूमि है यदि, तो ये नदी जब यहाँ से होके जाएगी तो देखिए इससे क्या क्या होगा। मान लीजिए यहाँ से जो ये नदी आ रही है, यहाँ जो भी अपने साथ में ये मलबा बहा के ला रही है, तो ये इस आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में इसकी रिफाइनरी हो जा रही है। तो इसलिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भाई इसके क्या काम है। तो ये दरअसल प्रकृति का एक प्रकार से गुर्दा है। गुर्दा मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो किडनी है ना, जो किडनी है, ये किडनी है एक प्रकार से। तो किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड को जैसे साफ़ करने का काम होता है, ऐसे ही ये पानी को साफ़ कर देती है यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए कि यहाँ से पानी जब ज़्यादा आ गया तो ये जो है ये यहाँ से निकलने वाले पानी की मात्रा को कम कर देगा, अर्थात बाढ़ को नियंत्रित भी कर देता है। तो रामसर जो है साइट्स है, ये पानी को, मतलब उसके बहाव को नियंत्रित भी करते हैं। और अगर मान लीजिए नदी में यहाँ पानी कम होने लगा तो ये इसी आर्द्र भूमि से पानी इसको मिल भी जाएगा। तो ये इसके नदी के जो प्रवाह को है सतत बनाने की कोशिश भी करता है। इसके साथ साथ में देखिए, बहुत सारे जो रामसर साइट्स हैं इनको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर पक्षी जो होते हैं इनको अपने वास के लिए, प्रजनन के लिए क्या करते हैं कि ये वहाँ पर उपयोग करते हैं उनका। तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ देखिए, 2025 में अभी 2 फरवरी, जैसे हमने अभी बात की कि 2 फरवरी को ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, तो 2025 में हमारे उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक फंक्शन मनाया गया है। तो ये जो फंक्शन मनाया गया है ये हमारे यहाँ एक पार्वती अर्गा रामसर साइट्स है जो कि गोंडा पे है। ये गोंडा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पार्वती अर्गा,
ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है, ये अभी ये जो कंटेंट बताया जा रहा है ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो पार्वती अर्गा है, यही पूछा जा सकता है कि पार्वती अर्गा जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये गोंडा में है, उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में। तो यहीं पर रामसर कन्वेंशन मनाने के लिए, या फिर कन्वेंशन क्या, इस आर्द्र भूमि का जो दिवस है इसको मनाने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन रखा गया है। और 2025 का जो रामसर का या फिर कहें कि आर्द्र भूमि का जो दिवस है उसकी थीम क्या रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, थीम यहाँ की इसकी रही है, ये रही है क्या, कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब अपने मतलब पूरे इसके लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो वेटलैंड्स हैं इनका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इसके लिए ये जो थीम है रखी गई है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ठीक है, तो ये मनाया गया है यहाँ पर। और हमने ये भी बात कर ली कि भाई ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ देखिए और भी कुछ चीज़ें हम देखें तो अभी क्या है कि जो अभी करंट में ही 4 रामसर साइट्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। इनको भी यहाँ देख लेते हैं। ये करंट में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसको वो भी यहाँ मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 तमिलनाडु के हैं और एक है सिक्किम का और एक है झारखंड का। तो तमिलनाडु के जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, एक है देखिए सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। क्या है, यहाँ पर एक सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है, वो है। दूसरा यहाँ पर है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। तो सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ के हैं, ये हैं तमिलनाडु के। इसके साथ सिक्किम का वो है क्या है, खेचोपलरी, ठीक है। खेचोपलरी जो है ये सिक्किम का है और एक है यहाँ पर उधवा। तो उधवा कहाँ का है, ये झारखंड का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 4 अभी वर्तमान में जो रामसर साइट्स हैं इनको निर्धारित किया गया है। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि जो इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा। तो शेखा सीधे सीधे हमें ये बताना है कि भाई शेखा झील जो है वो किस जगह पे स्थित है। तो शेखा झील पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन लखनऊ, वृंदावन, अलीगढ़ और कानपुर। तो ये कहाँ पे है, अलीगढ़ में है, ठीक है। तो शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में यहाँ पर है। और देखिए, ये पक्षी अभ्यारण्य है तो पक्षियों के सुरक्षित रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो सूर सरोवर के बारे में हमें यहाँ बताना है। यहाँ पर देखिए, पहला दिया है ऑप्शन, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में है। तो नहीं, ये लखीमपुर खीरी में नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये है आगरा में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा सूर सरोवर आगरा में। दूसरा देखिए क्या दिया है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये बात ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सही कथन चुनना था। तो यहाँ पर विकल्पों में देखें तो विकल्प बी में दिया है केवल 2, ये बात सही है क्योंकि ये कहाँ पे है, सूर सरोवर है आगरा में। अगला देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो नदी देखिए, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जो ज़िले हैं इनसे 28 ज़िलों से क्या करती है कि ये बहती है, ठीक है। अब 28 ज़िलों में से ये प्रवेश कहाँ से करती है, भाई 28 ज़िले तो पूरे हो गए, प्रवेश कहाँ से करती है, तो प्रवेश करती है बिजनौर से। भाई ये उत्तराखंड से निकलती है और गंगा नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकल के ये जब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है तो बिजनौर ज़िले से ये यहाँ पर प्रवेश करती है और फिर 28 ज़िलों से बहती हुई ये आगे बिहार से और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल से नीचे फिर ये जो अपनी बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर चली जाती है। और बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा इसलिए भी नाम इसका दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। तो सुंदरी नामक जो वृक्ष है इसलिए यहाँ पर सुंदरी नामक जो डेल्टा है ये बनाती है। इसके साथ देखिए 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है कि हमारी जो गंगा नदी है वो क्या है कि राष्ट्रीय नदी है।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन देखिए, सूर सरोवर, समसपुर और सरसई नावर और सुरिनसर मानसर। तो इसमें देखिए ये सुरिनसर मानसर जो है झील है ये यहाँ पर नहीं है। बाकी जो इसमें से सूर सरोवर, समसपुर और सरसई नावर ये सारे के सारे कहाँ हैं, अपने उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन देखिए इसमें दिए गए थे, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो इसमें से देखिए ये क्या है कि चारों नदियां फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं किसी न किसी ज़िले से। हालांकि आयोग ने जो इसका आंसर दिया था तो वो यहाँ पर गंडक नदी दिया था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो गंडक नदी है ये गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश में जो हमारा महाराजगंज और कुशीनगर जो ज़िला है यहाँ से ये प्रवेश करती है। इसके साथ साथ ये भी बिहार में बहती है। और बाकी देखिए ये सोन है, हिंडन है और ये सारी नदियाँ, शारदा नदी, ये तो सब उत्तर प्रदेश में प्रवाहित ही होती हैं। तो ये नदियों के हमें नाम याद रखना है कि ये भाई अगर दोबारा प्रश्न पूछे तो हम याद रखेंगे कि हाँ ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। अगला देखिए, अच्छा देखिए इसमें से सिर्फ जो सही ऑप्शन है वही नहीं याद करके रखना है, हमें इससे संबंधित बाकी के भी जो ऑप्शन है वो भी याद करके रखना है, क्योंकि जो डाटा है ये उसमें से अगर आने वाले एग्ज़ाम में किसी तरह से भी पूछेगा तो हम उसका आंसर देने के योग्य रहेंगे। अगला देखिए, इसमें से एक तरफ झील दी गई हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये क्या करना है कि इनको यहाँ पर ये बताना है भाई कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सौज झील है, तो सौज झील कहाँ पे है, ये है मैनपुरी में, ठीक है, ये बात ठीक है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर देखिए जो सेखा झील है, सेखा झील कहाँ पे है, ये है यहाँ पर अपनी अलीगढ़ में। तो सेखा झील अलीगढ़ में है, ठीक है, अभी हमने देखा था पहले, इसके पहले भी देखा था, ठीक है। इसके बाद देखिए बखीरा जो है ये है यहाँ पर, कहाँ पर है, संत कबीर नगर में, ठीक, बखीरा संत कबीर नगर। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि सरसई झील जो है, इसको सरसई नावर नाम से भी जानते हैं, तो सरसई झील जो है ये कहाँ पे है, ये इटावा में है, ठीक है, कहाँ पे है, इटावा में, ठीक। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत था। तो अब बाकी हमें देखिए याद क्या क्या रखना है कि सौज झील कहाँ पे है, मैनपुरी में, ठीक है, सेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में और इसके साथ साथ में जो सरसई झील है ये इटावा में अवस्थित है। अगला देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है क्षेत्र के नाम दिए हैं या फिर कहें कि शहरों के नाम दिए हैं जो उन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। देखिए गंगा वाराणसी के किनारे है, ये बात ठीक है भाई, गंगा जो है ये वाराणसी से होके बहती है। गोमती देखिए सुल्तानपुर से जाती है, ये भी ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये कोसी दिया है गोरखपुर, नहीं कोसी गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर से जो होके बहती है नदी वो है राप्ती। कौन सी है, राप्ती, ठीक है। तो राप्ती गोरखपुर के पास से कहें या फिर गोरखपुर से होके बहती है और सरयू जो है ये अयोध्या से बहती है, ठीक है। तो देखिए हमें याद रखना है, वाराणसी गंगा के किनारे, सुल्तानपुर गोमती के किनारे, गोरखपुर जो है राप्ती के किनारे, अयोध्या जो है ये सरयू के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जो ये यहाँ पर जलप्रपातों के नाम लिखे हैं देवदरी और राजदरी, ये कहाँ पर हैं, ये हैं चंदौली में। चंदौली में हमने जब अभ्यारण्य और ये सब पढ़े थे तो एक अभ्यारण्य पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, चंद्रप्रभा, है ना, चंद्रप्रभा, ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया था। अगर इसके पिछले वाला लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो चंद्रप्रभा चंदौली और वहीं पर ये देवदरी और राजदरी जो ये जलप्रपात हैं वो यहीं पर अवस्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन देखिए, महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। इन चार नदियों में से सबसे बड़ा जो जल प्रवाह है, ग्रहण क्षेत्र है, ये जल प्रवाह क्षेत्र है किसका है, सोन का। सोन नदी कहाँ से निकलती है, देखिए ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है ये जो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ इसका जो कनेक्शन वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है और यहीं से सोन नदी जो है निकलती है। इसके साथ साथ इसी जगह से हमारी जो नर्मदा नदी है वो इसी के पास से नर्मदा नदी भी यहाँ प्रवाहित होती है।
ठीक है। तो ये जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, अमरकंटक वाला क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। तो ये सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, ये जल ग्रहण क्षेत्र है, वो महानंदा, रामगंगा और गंडक से भी ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए ये सहायक नदी किसकी है? ये गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और फिर गंगा में जाके ये मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है। और एक तरफ देखिए स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है कि वो किस नदी के किनारे हैं। तो देखिए बिठूर गंगा के किनारे है, ये बात ठीक है, क्योंकि कानपुर के पास में भाई बिठूर है, बिठूर घाट भी प्रसिद्ध है, वहाँ श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं। तो बिठूर गंगा। ये देखिए गोरखपुर राप्ती। ठीक है। देखिए उस बार अभी देखिए वो पूछा था कि कौन सा किसके किनारे सही नहीं है, यहाँ पर देखिए इसको दे दिया है कि भाई इसके किनारे है। ठीक है। तो ये हमें याद करके रखना है, मतलब जो शहर हैं किस नदी के किनारे हैं याद करके रखना है। बिठूर गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती के किनारे है। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि जौनपुर, जौनपुर क्या सही के किनारे है? नहीं, जौनपुर है फ्रेंड्स गोमती के किनारे। ठीक है। जौनपुर किसके किनारे है? गोमती। ठीक है। तो जौनपुर गोमती के किनारे है, और इसके साथ देखिए ये कौशाम्बी जो है ये यहाँ पर यमुना के किनारे है। ये बात यहाँ पर सही है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो हमारा जो पूरा उत्तर प्रदेश है इसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है ज़्यादा, मतलब बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है? ऑप्शन देखिए पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो कहाँ पे? पूर्वी क्षेत्र। अब देखिए अपना जो यूपी है ना वो इस तरह से है ये। ठीक है। तो यहाँ का देखिए ये वाला जो बेल्ट है, ये पूर्वी वाला बेल्ट, ये इस बेल्ट में क्या है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। यहाँ पर ये नीचे वाला जो बेल्ट है ये कौन सा है? ये हमारा बुंदेलखंड वाला बेल्ट है, और ये काफ़ी सूखा रहता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर हम पूर्व की बात करें तो देखिए ये पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, और ये मध्य क्षेत्र हो जाता है। मध्य क्षेत्र जिसको हम अवध क्षेत्र कहते हैं, तो अवध वाला क्षेत्र ये बीच वाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूर्व वाला जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि कई नदियाँ देखिए, कुछ नदियाँ यहाँ से आती हैं, ठीक है, और इधर को आ जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर गंगा हो गई, यमुना हो गई, फिर आगे बढ़ के इसी ओर यहाँ पर पहुँचती हैं। और सारी नदियाँ जो हैं, सरयू नदी है यहाँ से, कुछ यहाँ से आने वाली नदियाँ, तो यहाँ पर एक बड़ा जंक्शन बन जाता है नदियों का, और इस वजह से यहाँ जो है बारिश से जो नदियाँ उफनाती हैं तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ ला देती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर भी देखिए एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं कि नगर, कौन से नगर को किस नदी के समीप है या किस नदी से बह के जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है देखिए चित्रकूट। तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी से है। ठीक है। मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट बसा है, और मंदाकिनी में लोग जाके स्नान भी करते हैं। रामघाट, और रामघाट इसके बाद इसके ऊपर पूरा जो बेल्ट हम निकल जाते हैं सीताकुंड और वहाँ, तो ये पूरा क्या है? रामघाट, और ये सब मंदाकिनी के किनारे ही बसा है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और जो नदियाँ देखिए जैसे अब सबसे नीचे वाली को मिला है ये भाई अयोध्या। अयोध्या क्या है? सरयू। मथुरा, मथुरा के क्या है यहाँ पर? यमुना। और जौनपुर क्या है? गोमती। ठीक है। तो देखिए चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे है, जौनपुर गोमती के किनारे है, मथुरा जो है ये यमुना के किनारे है, और जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी विकल्प होगा हम इसको आसानी से मिला लेंगे। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, सुरहाताल, और यहाँ पर फिर ऊपरी गंगा। तो ये देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय ये करंट में रहा होगा। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने शुरू में जो आपको करंट की कुछ चीज़ें बताई हैं कि भाई इसका जो थीम क्या है, कहाँ पे एक समारोह आयोजित किया गया है, इसकी जो डेट क्या है, तो उस समय ये करंट में प्रश्न रहा होगा। तो उस समय ये जो ऊपरी गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है इसको रामसर स्थल के रूप में उस समय नामित किया गया होगा, तो ये वहाँ पर आया रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ और ये कंटेंट दिया गया है, इसको भी हम याद कर लेंगे। ठीक है। जैसे देखिए ये सरसई नवर, ठीक है, ये इटावा में है, और ये समान पक्षी बिहार है। तो ये देखिए अब ये जो पक्षी बिहार वगैरह है ना, ये सब आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र ही हैं। तो देखिए समान कहाँ पे है? ये है मैनपुरी में, और इसके बाद सांडी हरदोई में है। ये याद करके रखिएगा, ये मैं आपको एक एक बार भले ही पढ़े दे रहा हूँ, लेकिन इसको या तो नोट करिए या फिर याद करके रखिए, नहीं तो दोबारा भी सुन लीजिए। ठीक है। तो समान मैनपुरी, सरसई नावर इटावा, सांडी हरदोई,
समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वती अर्गा, देखिए ये आया ना पार्वती अर्गा गोंडा, अभी जो हमने बात की कि 2025 में है ना 2 फरवरी को क्या किया गया, एक समारोह मनाया गया, तो ये वही है देखिए पार्वती अर्गा गोंडा। ठीक है, इसके बाद देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है ये कहाँ पे, उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव हमें याद करके रखना है। तो फ्रेंड्स इतना ही था इसमें, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए ये जो कंटेंट है, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंटेंट अगर आप याद करके रखेंगे तो एग्ज़ाम में इससे पक्का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। देखिए एग्ज़ाम जब होगा ही, आपको सिर्फ क्या करनी है, तैयारी करनी है। क्योंकि अगर हमारे सामने अभी एग्ज़ाम आ जाए मान लीजिए, तो क्या हम तैयार हैं? इस तरह से आप देखिए, अगर हम नहीं तैयार हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत करिए, हम जितनी कोशिश होगी हम अपना योगदान देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।